Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में हमने पढ़ा था और हमने पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर्स। टेक्निकल एक्सपोजर्स हो सकते हैं या मैलिशियस कोड्स हो सकते हैं। तो टेक्निकल एक्सपोजर्स में क्या एक्सपोजर्स हो सकते हैं, मैलिशियस कोड्स क्या हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने एक पॉलिसी और प्रोसीजर्स उसको कंट्रोल करने के लिए ये पढ़ा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बताई थी कि भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, उसमें पॉलिसी पॉइंट्स बताए थे कि सिक्योरिटी पॉलिसी बननी चाहिए और कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो तो एडवेयर और स्पाईवेयर नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद ऐसा है कि डिस्कलेस वर्क स्टेशन होनी चाहिए, स्टैंड अलोन, इस टाइप से हमने बहुत सारे एग्जॉस्टिव तकरीबन पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स पढ़े थे जिससे कि वायरस हमारे सिस्टम में ना आ पाए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। सबसे स्कैनर्स होते हैं, एक्टिव मॉनिटर्स और ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स होते हैं और इंटेग्रिटी चेकर्स होते हैं। और फिर हमने फाइनली उसे सम अप किया था कि भाई अगर मान लिया सपोज आप चाहते हो कि मैलिशियस कोड्स नहीं आए, वायरसेस वगैरह नहीं आए, तो आपको कई और तरह के कंट्रोल भी लगाने पड़ेंगे जैसे मैनेजमेंट, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एप्लीकेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशनल कंट्रोल्स। ऑपरेशनल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी लगाने पड़ेंगे। ये सारे कंट्रोल्स लगा के हम आईटी सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में फिर से आते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, अगर आपके स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं तो 80% 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो सिस्टम को सिक्योर करने के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। घर को सिक्योर करने के लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गार्ड खड़ा कर दो, ताला लगा दो या दूसरी चीज़ें लगा दो। तो एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक है हमारी स्टडी में। तो एक्सेस कंट्रोल की जो प्रोसेस होती है उसमें कोई स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप्स है कि आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है ऑथेंटिकेशन और तीसरा है ऑथराइजेशन। और फिर उसके बाद क्या है कि आपको लॉग्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि यूज़र अपनी आइडेंटिटी बता रहा होता है। यूज़र बता रहा होता है कि भाई ऐसा है कि मेरी एक क्लेम्ड आइडेंटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट नंबर है या सपोज़ मेरा लॉगिन आईडी है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप लॉगिन आईडी डालते हो, लॉगिन आईडी डालते हो तो पहला आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफिकेशन होता है। पासवर्ड जो होता है ऑथेंटिकेशन होता है। तो आइडेंटिफिकेटर और ऑथेंटिकेशन जो है इसको आप सिंपल लॉगिन आईडी और पासवर्ड से समझ सकते हो। अगर एचडीएफसी बैंक की साइट में जा रहे हो आप, तो क्या होता है, किसी बैंक की साइट में जा रहे हो पर्टिकुलरली एचडीएफसी में, तो क्या होता है कि अगर आप नेट बैंकिंग करते हो तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, आप अपना नंबर डालते हो, 8 डिजिट नंबर डालते हो जो आपका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैं सपोज़ मेरा है 40000131 जो भी है, मतलब 8 डिजिट का या 9 डिजिट का जो भी नंबर है, तो 40005678 अगर मेरा नंबर है तो मैंने उसे डालने के बाद मैं उसे क्लिक करता हूँ तो वो आइडेंटिफिकेशन होता है मेरा कि हाँ वो डेटाबेस कहता है भाई ये चंद्रशेखर बरोला है। अब वो कहता है भाई ऑथेंटिकेट करो, यानी अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करो, ये बताओ कि आप ही हो। उसे कैसे पता? कोई भी आदमी मैस्करेड कर रहा हो, कोई आदमी बेईमानी कर रहा हो, कोई भी आदमी मेरे अकाउंट में घुसकर ट्रांजैक्शन कर रहा हो, मैं ही वो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, इसका प्रूफ क्या है? उसके लिए ऑथेंटिकेशन होता है। तो ऑथेंटिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ से यूज़र ने जो क्लेम किया है वो वेरीफाई होता है। पहले क्या होता था कि आप बैंक में जाते थे, पासबुक वगैरह लेकर जाते थे और वो देखता था, आपका ऊपर नाम देखता था और पासवर्ड वो देख लेता था कि भाई ये कौन बंदा है। उसका अकाउंट नंबर डालता था, आपके साइन कराता था, साइन मैच करता था और आपको पैसा दे देता था। या तो वो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन वहाँ अलग अलग नहीं होता था, एक ही टाइम पर होता था। तो वो चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग है जो जब ये चीज़ें स्प्लिट हो रही हैं। जब कंप्यूटर आया तो डेटा मूव करने लगा तो सारे उसने ऑप्शंस लेने चालू कर दिए, तो सारी चीज़ें स्प्लिट होनी स्टार्ट हो गई। पहले हम ये सारी चीज़ें इतना नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि इतना सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कंप्यूटर आया तो डेटा मूव करने लगा, फास्ट करने लगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करने लगा। तो एक्सेस कंट्रोल्स और ऑथेंटिकेशन, लॉजिकल एक्सेस आ गए।
तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ा, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। तो आइडेंटिफाई क्या होता है कि मैं फला फला व्यक्ति हूँ। ऑथेंटिकेशन होता है कि आप फला फला व्यक्ति हो तो कैसे प्रूव करोगे, आप प्रूव करो तो उसके लिए आप पासवर्ड डालते हो। तो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में जैसे प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। पब्लिक की सबके पास अवेलेबल होती है, जैसे मेरा csbarola@gmail.com मेल आईडी है, उसका पासवर्ड मुझे ही पता है, तो वो मेरी आइडेंटिफिकेशन हो गया। और ऑथेंटिकेशन, क्योंकि पासवर्ड मेरे पास है, मैं ही डाल रहा हूँ, वो मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया। उसके बाद ऑथराइजेशन होता है। ऑथराइजेशन क्या होता है कि प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ एक्शन ही मैं कर सकता हूँ। मेरे एक्सेस प्रिविलेजेस डिटरमाइन होते हैं, जो एक्शन प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चंद्रशेखर बरोला हूँ, अगर एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता हूँ, फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता हूँ, तो मेरे राइट्स एक पर्टिकुलर राइट्स होंगे। अगर मैं मैनेजर की तरह काम करता हूँ तो मेरे एक पर्टिकुलर राइट्स होंगे। तो मेरे राइट्स जो हैं वो सेग्रीगेटेड है। और वो सेग्रीगेटेड राइट्स कैसे पता चलता है कि वहाँ पर एक सिस्टम में मेरी एक हायरार्की बनी हुई है, और वो हायरार्की मेरे को सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस देती है। तो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ एक्शन है एलिजिबल रिसोर्सेज के लिए, जो जिनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो मेरे एक्शन प्रिविलेजेस हैं। तो इसे ऑथराइजिंग कहते हैं। ऑथराइजेशन मतलब मेरे राइट्स क्या हैं। पहले तो मेरा आइडेंटिफिकेशन हुआ, फिर मेरा ऑथेंटिकेशन हुआ, मैंने पासवर्ड डाला, मैं ही हूँ। उसके बाद मेरे राइट्स क्या हैं, जो भी मेरे राइट्स हैं उस लेवल तक मैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद जो मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ उसका लॉग होना चाहिए। क्या एक्शन परफॉर्म हुए, क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए, उसका एक लॉग होना चाहिए। तो जो प्रोसेस ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स हैं उसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, आदमी बताता है मैं ये हूँ। उसके बाद ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई आदमी मिलता है, वो बोलता है कि मैं फला फला आदमी हूँ, फिर अपना कार्ड देता है। तो पहले वो अपनी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करता है, मतलब वो यूनिक तरीका नहीं है, लेकिन वो भी एक तरीका है। तो आइडेंटिफिकेशन हुआ, ऑथेंटिकेशन हुआ, फिर ऑथराइजेशन हुआ कि मैं किस किस चीज़ों के लिए ऑथराइज्ड हूँ, और फिर उसके बाद लॉग्स, मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए और मैंने क्या एक्शन परफॉर्म किए। तो सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो है वो राइट ऑथेंटिकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हो बहुत ईजीली है, हम ट्रस्ट करते हैं कि भाई यही आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करना, उसको क्रॉस चेक करना, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। एक्सेस कंट्रोल्स जो तगड़ी जो चीज़ होनी चाहिए वो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन, राइट ऑथेंटिकेशन चैलेंजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के लिए मेन चीज़ जो है वो राइट ऑथेंटिकेशन है। और ऑथेंटिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग आइडेंटिटी, यानी कि जो यूज़र ने क्लेम की आइडेंटिटी उसको वेरीफाई करना जो है वो ऑथेंटिकेशन होगा। तो 3 तरीके से ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। पहला पासवर्ड, यानी कि पहला होगा यूज़र क्या जानता है। दूसरा होगा कि यूज़र के पास क्या है, कोई डिवाइस है, कोई टोकन है। तीसरा उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी क्या यूज़र है वो। बेसिकली हम उसे ऐसे रिफ्रेज कर सकते हैं, व्हाट यूज़र नोज़, व्हाट यूज़र हैज़ एंड व्हाट यूज़र इज़। तो व्हाट यूज़र नोज़ का मतलब यह है कि इन्फॉर्मेशन जो यूज़र ने रिमेंबर की है, जैसे पासवर्ड है, उसने एक पर्टिकुलर पासवर्ड रिमेंबर किया है और वो पासवर्ड उसे ही पता है। अभी इसके तरीके होते हैं कि वो उस पासवर्ड उसी को पता हो। फर्स्ट लॉगिन के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटर एक लॉगिन बना देता है, फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली फोर्स करता है यूज़र को वो अपना पासवर्ड जनरेट करे, और वो पासवर्ड डेटाबेस में चले जाता है और फिर वो वापस निकल के नहीं आता है। एक बार वो जो डेटाबेस में चला गया पासवर्ड, फिर वो उसमें चले जाता है। वो इससे ये होता है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी उस पासवर्ड को बाईपास नहीं कर सकता। हाँ, उसको देखना है तो अपने पासवर्ड से देख सकता है, लेकिन दूसरे लॉग्स में उसका नाम आ जाएगा फिर उसके बाद। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट यूज़र नोज़, द इंफॉर्मेशन रिमेंबर्ड बाय यूज़र। और दूसरी चीज़ व्हाट यूज़र हैज़, इसका मतलब डिवाइस या टोकन जो यूज़र के पोजेशन में है। और तीसरा उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, जैसे फिंगर प्रिंटिंग और आइरिस स्कैन्स, आँख के स्कैन्स होते हैं। कई बार आपने मूवी में देखा होगा, MI3 मिशन इम्पॉसिबल वगैरह मूवी में देखा होगा, तो आँख यूँ करके लगाते हैं, स्कैनर्स लगाते हैं, या फिजिकल ट्रेट्स, आजकल और भी टाइप के स्कैनर्स आ गए हैं।
तो क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिशन इम्पॉसिबल मूवी वगैरह देखोगे तो उसमें 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आप रूम के बाहर जाते हो तो अपना पिन कोड 4 डिजिट 5 डिजिट का पिन कोड की करते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप दूसरा चीज़ करते हो और दूसरी चीज़ में दोनों चीज़ें करते हो। अपने फिंगरप्रिंटिंग भी करते हो, इसके आई का वो भी करते हो। लेकिन एक और चीज़ है, आजकल क्या होता है कुछ कंपनीज डोंगल देती हैं, जैसे HSBC बैंक या कुछ बैंक्स डोंगल देते हैं। तो डोंगल में एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा होता है, तो डोंगल में वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो जब आप की करते हो तभी सिस्टम वो का नंबर मांगता है। तो आप वो डोंगल निकालते हो और बटन दबाते हो और उसमें वो उस टाइम पर जो नंबर आ रहा होता है वो आपको लिखना होता है। तो उसके उस डोंगल के अंदर एक पर्टिकुलर एलॉगरिथम से वो नंबर जनरेट होता है और वो आपके अकाउंट स्पेसिफिक होता है और उसको आप की करते हो। तो अगर हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उसमें तीनों चीज़ें हो सकती हैं और 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसे बोलते हैं। तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तकरीबन 100% सिक्योर और रिलायबल होता है। वैसे 100% कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हाईली सिक्योर और रिलायबल होता है। तो ये ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स हैं। तो ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स क्या है कि आपको ऑथेंटिकेशन अपने आप को ऑथेंटिकेशन कराते हो कि या तो इन्फॉर्मेशन एक रिमेंबर्ड इन्फॉर्मेशन से कराते हो, या फिर कोई टोकन जो आप पोजेस कर रहे हो उससे कराते हो, या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से कराते हो। तो अब इसके बाद हमारी स्टडी में जो दिया हुआ है वो पासवर्ड्स और पिन के बारे में दिया हुआ है। तो पासवर्ड्स और पिन के बारे में हम सब जानते हैं। तो मोस्ट कॉमन ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स है, रिमेंबर्ड इन्फॉर्मेशन के बेस में होती है, हर जगह ये यूज़ होती है। आप कंपनी में जा रहे हैं, अपने लैपटॉप को ओपन कर रहे हैं या ईमेल जीमेल यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये यूज़ होती है। तो उसी से आप लॉगिन आईडी डालते हो, सिस्टम को अपने आप को इसी तरीके से आइडेंटिफाई कराते हो कि लॉगिन आईडी डालते हो, फिर पासवर्ड इन्फॉर्मेशन डालते हो और अगर वो दोनों मैच हो जाता है और ऑथेंटिकेट हो जाते हो। और फिर आपको रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज एक्सेस होते हैं जो आपकी ऑथराइजेशन मैट्रिक्स में होते हैं। जो ऑथराइज़ किया है वो उसके लिए पीछे ऑथराइजेशन मैट्रिक्स हो जाती है। एक बार आपने आइडेंटिफाई करा दिया तो वहाँ पर ऑथराइजेशन मैट्रिक्स है, वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड है। तो ऑथराइजेशन मैट्रिक्स के अनुसार आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो यानी कि अगर मैच सक्सेसफुल है, मैच अनसक्सेसफुल है, 2 क्राइटेरिया। अगर मैच आपका सक्सेसफुल है तो आपको आप अगली लाइन में चले जाते हो, वो होती है ऑथेंटिकेशन मैट्रिक्स। ऑथेंटिकेशन मैट्रिक्स आपको रिसोर्सेज अवेलेबल कर लेती है, आप रिसोर्सेज को यूज़ करने लगते हो और उसके बाद आपका लॉग बन जाता है। अगर अनसक्सेसफुल मैच हुआ तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है, इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड, और आप सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अधिकतर आपने देखा होगा इनवैलिड यूज़र या इनवैलिड पासवर्ड नहीं आता, दोनों आता है, इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड। क्योंकि अगर उसने ये बता दिया कि इनवैलिड यूज़र है तो आप पासवर्ड डालना स्टार्ट कर दोगे। असल में क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे मेन रीज़न ये है, मेन कॉन्सेप्ट ये है, डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन चली गई ऐसे सेंसिटिव डेटाबेस में, पासवर्ड वगैरह के डेटाबेस में, उसमें इन्फॉर्मेशन जाती है, वापस नहीं आती है। उसमें इससे येस और नो वापस आता है, इन्फॉर्मेशन वापस नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन उस डेटाबेस में चली गई तो वो आपने पासवर्ड लॉगिन के नीचे पासवर्ड है वो उस डेटाबेस में है, वो वापस नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन। जब भी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वो मैच कर देगा कि हाँ, आपको आइडेंटिफाई कर देगा। बाकी सिस्टम से बोलेगा कि हाँ ये बंदा है, इसका लॉगिन सेशन बना दो, कंट्रोल शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो वो बिल्कुल आपको कोई क्लू नहीं देगा, वो सीधे लिखेगा नो, और नो होते ही आपके पास एक वापस इन्फॉर्मेशन आएगी, इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड। तो क्योंकि यूज़र के आगे पासवर्ड है, वहाँ पर CS बरोला CA के नीचे एक पासवर्ड है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो ये बहुत इजी पासवर्ड है, ब्रेकेबल पासवर्ड है, ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लेकिन मान लेते हैं एग्जांपल के लिए CS बरोला CA है, उसके नीचे एक पासवर्ड रखा हुआ है और वो डेटाबेस में रखा हुआ है और परमानेंटली वहाँ पर रिटेन्ड है और वो वापस नहीं आएगा। वहाँ से केवल येस और नो आएगा। जब चंद्रशेखर बरोला CS बरोला CA डालेगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालेगा तो वो
यस बोलेगा। अगर 1 2 3 4 5 ही डाला तो वो नो बोल देगा, वो इंफॉर्मेशन रिटर्न बैक नहीं करेगा। तो पासवर्ड और पिन्स में क्या होता है, पासवर्ड और पिन्स जो है आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन करने में हेल्प करते हैं। अगर मैच सक्सेसफुल हो जाता है तो सिस्टम के ऑथराइजेशन मैट्रिक्स के अनुसार रिसोर्सेज अवेलेबल करा देते हैं, और फिर लॉग्स में जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसकी एंट्री होती चली जाती है, और आपका सेशन होता है, आप सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। अनसक्सेसफुल मैच हो गया तो वहाँ पर आपको इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन वापस आ जाती है। उसके बाद जो हमारी स्टडी में दिया हुआ है पासवर्ड और पिन्स में, कि पिन के बारे में दिया हुआ, पिन जो है यूजुअली 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू होती है। आप अपने एटीएम में जाते हो, कार्ड लगाते हो, उसके बाद अपना पिन डाल देते हो उसमें, तो वो कार्ड आपको आइडेंटिफाई करता है, पिन आपको ऑथेंटिकेट करता है। तो कोई किसी सिस्टम में एक्सेस करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए पिन यूज़ होता है। असल में क्या हुआ कि पिन पहले नहीं, पिन जो था वो बैंक एटीएम में नहीं यूज़ होना था, क्योंकि बैंक्स में सिक्योर होने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स मैंडेटरी थे। पहले ये माना गया था कि डिजिटल सिग्नेचर्स हों तभी किसी भी आदमी की 100% आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी, और उसी के बाद उसे ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन बैंक्स बहुत पावरफुल थे, यूएस, इंडिया, हर जगह बैंक्स बहुत पावरफुल हैं। वो कंपनी की इकोनॉमी चलाते हैं, सारा पैसा वहाँ पर होता है। उन्होंने कहा अगर सबको डिजिटल सिग्नेचर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नहीं हो पाएगी तो हमारी कॉस्ट कम नहीं होगी। कॉस्ट कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक की। तो उन्होंने बोला कि पहले ये लायबिलिटी बैंक के ऊपर थी कि वो डिजिटल, अगर कोई अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैंक होगा, लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देगी, डिजिटल सिग्नेचर्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, पिन जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की तरह है। तो याद रखिएगा, 2 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स दोनों डिफरेंट है। डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेट की, पब्लिक की, उससे बनते हैं, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से बनते हैं, जो कि हाईली सिक्योर होते हैं, आज की डेट में हाईली सिक्योर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर प्लस अदर सिग्नेचर, अदर पासवर्ड्स वगैरह है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स उतने सिक्योर नहीं होते जितने डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एवरी डिजिटल सिग्नेचर इज अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बट एवरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज नॉट अ डिजिटल सिग्नेचर्स। तो 4 डिजिट पिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है एक बेसिकली आपका, तो इलेक्ट्रॉनिकली आप साइन कर रहे हो। तो पिन ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें गेस और चेक मेथड में नहीं आना चाहिए। गेस और चेक मेथड क्या होती है कि आपने गेस किया, 4 डिजिट का गेस किया और फिर चेक किया। तो पिन इतना टाइम नहीं देना चाहिए, पिन ऐसा होना चाहिए, इतना टाइम नहीं देना चाहिए कि आदमी उसको करेक्टली गेस और चेक कर सके ब्रूट फोर्स के द्वारा। ब्रूट फोर्स का मतलब ये होता है कि सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करके कर ले। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में ये होना चाहिए कि 3 बार अगर किसी ने गलत डाला तो सिस्टम में इनवैलिड हो जाएगा, वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और पर्टिकुलर जगह में इन्फॉर्मेशन दे दी पहुँच जाएगी। जैसे मेरे, अगर मैंने 3 बार गलत इन्फॉर्मेशन पिन डाला बैंक में, तो मेरे मोबाइल में एक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि इनवैलिड पिन डाला गया है इस जगह से, तो और 1 दिन के लिए ब्लॉक हो जाए, ताकि मेरे को टाइम मिल जाए अगर कहीं पर कोई गलत आदमी डाल रहा है तो मैं ब्लॉक कर सकूं सिस्टम को। तो गेस और चेक मेथड इसे बोलते हैं। तो पिन ऐसा, पिन के साथ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कंप्यूटर उसे एक पर्टिकुलर सफिशिएंट टाइम में गेस ना कर सके, गेस और चेक मेथड से लगा सके, जहाँ पर वो पिन डाले और करेक्टनेस के लिए वो चेक करे और टेस्ट करता जाए और सिस्टम में एंट्री ले ले, मतलब डिफरेंट गेसेस करता जाए और सिस्टम में एंट्री ले ले। ये नहीं होना चाहिए। पिन कहाँ यूज़ होते हैं? ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स में अधिकतर यूज़ होते हैं, और भी जगह होते हैं, लेकिन एटीएम्स में हमने सबसे ज़्यादा पिन्स का यूज़ देखा। फिर आगे हमारी स्टडी कहती है कि भाई पिन्स और पासवर्ड इन पर्टिकुलर लॉग ऑन मैकेनिज्म में वीकनेस है, और वो वीकनेस क्या है? अगर मान लें सपोज लॉजिकल एक्सेस के लिए आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, और वो ऐसा पासवर्ड है जो कि रिमेंबर, जो आदमी इंफॉर्मेशन रिमेंबर करके याद करके रिमेंबर्ड पासवर्ड है, मतलब बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, तो वो तो दूसरा आदमी का पास वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस नहीं है। टोकन है तो टोकन आपके पास है, टोकन खो गया तो बात अलग है, टोकन अदरवाइज टोकन आपके पास है। पिन जो है रिमेंबर्ड है, आपके दिमाग के अंदर है।
यूज़र उसे जानता है। तो उसमें कुछ वीकनेसेस हो सकते हैं। वीकनेसेस क्या हो सकते हैं? पासवर्ड शेयरेबल है, मैंने अपना एटीएम कार्ड और पासवर्ड किसी और को दे दिया और कहा यूज़ कर ले यार कुछ दिन के लिए, बाद में उसे चेंज करना भूल गया और उसने फिर मेरे साथ बेईमानी कर दी। तो एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली पासवर्ड रिवील हो सकता है और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। यानी कि मैं जानबूझकर और मेरी गलती से, कोई आदमी पीछे खड़ा है, मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, उसने मेरा पासवर्ड देख लिया, मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 है सपोज़, और किसी दिन मेरा डेबिट कार्ड कहीं पर गिर गया या डेबिट कार्ड उसने चुरा लिया और मेरे उससे पैसे निकाल लिए। वो बात अलग है, वहाँ कैमरेज वगैरह लगते हैं, सीसीटीवीज़ वगैरह लगे होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो पासवर्ड ईजिली शेयरेबल है, रिपीटेड यूज़ हम अगर कर रहे हैं तो कई बार लोग गैस कर सकते हैं उसे, हमें की स्ट्रोक्स वगैरह देख सकते हैं। अगर छोटा है, ईजी है, तो पासवर्ड गैस किया जा सकता है, बहुत बड़े चांसेस हैं कि पासवर्ड गैस किया जा सकता है। अगर लंबा है और कॉम्प्लेक्स है तो आप भूल सकते हो, या आप लिखोगे, उसे लिखोगे तो वो पर्पस ख़त्म हो जाएगा उसके रिमेंबर्ड पासवर्ड का। रिमेंबर्ड पासवर्ड जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप लिखोगे, बड़ा है तो लिखोगे या आप भूल जाओगे। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेनपैक्ट या इस टाइप की कंपनी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कई एप्लीकेशंस होती हैं और कई एप्लीकेशंस एक यूज़र एक्सेस कर रहा होता है, एक यूज़र कई एप्लीकेशंस में काम कर रहा होता है, तो हर एक के अलग अलग पासवर्ड होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, आप याद नहीं रख सकते हो। और तो पासवर्ड जो है शेयर हो सकता है, गैस हो सकता है, स्पूफ्ड हो सकता है, ये कैप्चर किया जा सकता है। ये पासवर्ड की वीकनेसेस हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए रिकमेंडेशन हमारी स्टडी करती है और वो बोलती है यूज़र सबसे पहले तो शेयर नहीं करेगा, सिंपल ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन क्या होती है? पासवर्ड होती है, या फिर बायोमेट्रिक्स तो आप शेयर नहीं कर सकते हो, आपकी आई का स्कैन या उंगली जो है वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन टोकन आप किसी से शेयर कर सकते हो, तो टोकन आप किसी से शेयर नहीं करोगे। और दूसरी बात, ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन आप कहीं पर भी शेयर नहीं करोगे। दूसरी बात, पासवर्ड ईजी नहीं बनाओगे। परपेट्रेटर अगर आपका पासवर्ड चोरी करेगा और कोशिश करेगा उसे चोरी करने के अलावा गैस करने की कोशिश करेगा तो वो गैस नहीं कर सके, इस तरह का होना चाहिए। तीसरा बात क्या है, जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको पहला पासवर्ड अलॉट करे, लेकिन जब आप सिस्टम में घुसो तो वो सिस्टम फोर्स करे दूसरा पासवर्ड डालने के लिए, ताकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी आपका पासवर्ड नहीं हो। और 60 दिन के अंदर यूज़र को फोर्स करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए पासवर्ड चेंज हो, कि 60 दिन के बाद जब भी आप सिस्टम में लॉगिन करोगे तो वो कहेगा भैया सिस्टम में लॉगिन करने में नहीं दे रहा, पहले पासवर्ड चेंज करो। उसके अलावा क्या है, कंकरेंट लॉगिन्स अलाउड नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम है, हर सिस्टम का मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, तो आप मालूम पड़ा यहाँ पर बैठे आपने जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में कभी आप पासवर्ड डालिए तो आप 2 जगह यूट्यूब अपने पासवर्ड से खोल सकते हो, अगर आपका लॉगिन है, आपका चैनल है तो। या जीमेल है, जीमेल 2 जगह पर आप एक साथ खोल सकते हो। तो कंकरेंट लॉगिन्स नहीं होने चाहिए, एक टाइम पर 2 जगह लॉगिन नहीं होनी चाहिए। और अगर दूसरी जगह लॉगिन हुआ तो पहली जगह लॉग आउट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। पासवर्ड छोटे नहीं होने चाहिए, वो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, स्मॉल वर्ड्स, हायर वर्ड्स, नहीं स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जो पासवर्ड जब भी हो, कई बार क्या होता है सिस्टम फोर्स करता है, बोलता है एक मिनिमम स्मॉल वर्ड होना चाहिए, एक मिनिमम बिग अल्फ़ाबेट होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जैसे @ हो गया, हाइफन हो गया, इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पासवर्ड चेंज होना चाहिए पीरियडिकली, और नंबर ऑफ रॉन्ग लॉगिन ट्राइज रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, 3 या 4। उसके बाद पासवर्ड लॉग आउट हो जाना चाहिए और उसके बाद पासवर्ड केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ग्रांट कर सके, उसके इंटरवेंशन से ही पासवर्ड चेंज किया जा सके। उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि लॉगिन आईडीज़ जो हैं, किसी भी सिस्टम में जो लॉगिन आईडीज़ एक्टिव हैं, अगर मान लिया सपोज मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉई है, तो 10 एम्प्लॉई से 10 से ज़्यादा लॉगिन आईडीज़ सिस्टम में ऑथराइज नहीं होनी चाहिए सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। जितने यूज़र हैं, अगर 10 यूज़र हैं तो 10 से ज़्यादा लॉगिन आईडीज़ एक्टिव नहीं होनी चाहिए।
मतलब रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए लॉगिन आईडीज़ में, एक्टिव लॉगिन आईडीज़ में जो एक टाइम में एक्टिव हो रही हैं। और पासवर्ड जैसा कि मैंने बोला कि जो स्टोर होना चाहिए इनक्रिप्टिव फॉर्म में। अगर आपके पास डेटाबेस है उसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए और वन वे इनक्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता पासवर्ड को। सिस्टम ही उसे देख सकता है, सिस्टम ही उसे मैच कर सकता है, कोई और आदमी उसे रीड करना चाहे उसे ना कर सके। और दूसरा बात यह है कि एक पर्टिकुलर स्पूफिंग वगैरह का अटैक होता है, मतलब सॉरी पिगी बैकिंग वगैरह होता है, तो ऐसा होता है कि अगर टर्मिनल इनएक्टिव है तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर टर्मिनल इनएक्टिव है 20 मिनट के लिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली लॉग इन होना चाहिए, ऑटोमेटिकली लॉग आउट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पिगी बैकिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं वो स्पूफिंग बोल रहा था, वो गलत बोल रहा था, पिगी बैकिंग जो है मेन वर्ड है। तो पिगी बैकिंग से बचने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी पिगी बैकिंग में क्या होता है कि आदमी वेट करता है कि भाई वो सिस्टम में जाए और फिर उसके बाद वो आदमी चाय पीने गया, सिस्टम में दूसरा आदमी बैठकर उसने पिगी बैकिंग की और सिस्टम के एक्सेस को डिलीट वगैरह जो कुछ करना है कर लिया। तो यूज़र का जो सिस्टम है अगर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इनएक्टिव हो, तो अगर 10 मिनट 20 मिनट, तो टर्मिनल लॉकआउट हो जाना चाहिए और फिर यूज़र का लॉगिन फिर से चाहिए होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोर्टर मूवी में था, एक पर्टिकुलर सीन था कि उसमें जो ट्रांसपोर्टर है वो एक हीरोइन के साथ एक इंस्पेक्टर के पास जाता है, बाद में वो इंस्पेक्टर उसका फ्रेंड बन जाता है। तो वो इंस्पेक्टर को कोई काम आता है, वो बाहर जाता है, उतनी देर में जो हीरोइन है वो सिस्टम पर जाकर वहाँ से कुछ डिटेल निकाल लेती है। तो ये पिगी बैकिंग है। फिर हमारी स्टडी ने वो बताया कि कौन कौन से अगर वीकनेसेस है, कुछ वीकनेसेस होती हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स में, एक्सेस कंट्रोल्स में, तो मैलिशियस अटैक्स हो सकते हैं। मैलिशियस अटैक्स के बारे में हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं। तो मैलिशियस अटैक्स कौन से हो सकते हैं? ब्रूट फोर्स हो सकता है। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, ये क्रूड अटैक है, यानी कि अटैकर जो है हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हिट करता है और सक्सेसफुल मैच जहाँ होता है वो एंटर कर लेता है। तो अटैकर जो है के पास कई बार क्या होता है, पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस एफर्ट में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि पुरानी मूवी, जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे तो कुछ मूवीज़ आई थी, तो उसमें ये एक सॉफ्टवेयर लगाते थे और डेटा बड़ी तेज़ी से घूम रहा होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सारे फिगर्स मूव कर रहे होते थे उस सिस्टम के मॉनिटर में। तो वो ब्रूट फोर्स था। ब्रूट फोर्स वो हर कॉम्बिनेशन डाल रहा होता था, तोड़ने की कोशिश कर रहा होता था। और जैसे ही जैसे मान लीजिए सपोज आपका लॉक लगा हुआ है और उसका कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो एक एक करके डालेगा। या मान लीजिए सपोज 1 5 7 8 9 3 4 5 है, तो सारे कॉम्बिनेशन डालता जाएगा और जैसे ही राइट कॉम्बिनेशन लगा, पासवर्ड क्रैक हो गया। तो पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होता है, ब्रूट फोर्स। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद डिक्शनरी अटैक होता है, ये थोड़ा स्पेसिफिक अटैक होता है, ब्रूट फोर्स से बेटर अटैक होता है। क्या होता है कि कॉमनली आदमी क्या होता है, ये एजम्पशन होता है कि भाई यूज़ करेगा तो कोई नाम यूज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी माता जी का, पिताजी का, या कोई रिलीजियस आदमी है तो माइथोलॉजिकल रिलीजियस फिगर यूज़ करेगा या कुछ वर्ड यूज़ करेगा, उसके कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा। तो ये डिक्शनरी अटैक होता है। इसके अलावा ट्रोजन होता है। ट्रोजन में क्या होता है कि कोई हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। अटैकर जो होता है वो एक्सेस कंट्रोल चोरी से, ट्रोजन चोरी से ले लेता है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ट्रोजन प्रोग्राम है, वो डला हुआ है और अटैकर जो है कंट्रोल लिस्ट, पासवर्ड या दूसरी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है उससे। फिर इसके बाद है स्पूफिंग। स्पूफिंग यानी मैस्करेडिंग। हमने पहले ही पढ़ा था मैस्करेडिंग, और फिर आईपी स्पूफिंग जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि आईपी की मैस्करेडिंग। तो स्पूफिंग हमने एग्जैक्टली स्पूफिंग नहीं पढ़ा था, स्पूफिंग मैस्करेडिंग भी होती है। हमने मैस्करेडिंग पढ़ा था और आईपी स्पूफिंग पढ़ा था। आईपी स्पूफिंग पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि आईपी की स्पूफिंग है, आईपी की मैस्करेडिंग है। तो स्पूफिंग अटैक होता है, स्पूफिंग अटैक मैस्करेडिंग होता है, यानी कि लॉगिन और पासवर्ड किसी तरीके से अगर वो सिस्टम का मिल गया है तो स्पूफिंग अटैक में आता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली क्या है, अटैकर एक
ट्रोजन प्रोग्राम डाल देता है। ट्रोजन प्रोग्राम क्या है कि आपने HDFC बैंक खोली और एक लॉगिन स्क्रीन उत्पन्न हो गया और वो वैसा ही लग रहा है जैसे नॉर्मल HDFC का है। आप पासवर्ड, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड सब आपने डाला, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास चलेगी और फिर उसके बाद कंट्रोल वापस आ गया। ऐसे एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि सिस्टम सही तरीके से इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाया और समथिंग लाइक दैट, टर्मिनेट हो गया। आपको पता नहीं चला कि क्या हुआ। हमने कहा अभी तो पासवर्ड डाला था, ये कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। आपको पता नहीं कि वो एक पूरा का पूरा पेज जो है वो नकली पेज आया है। तो वो ट्रोजन प्रोग्राम है, उसने वो पेज की क्रिएट किया, आपसे इन्फॉर्मेशन ली और मैस्कुरेट कर लिया उस पेज की तरह और फिर उसके बाद आपको कंट्रोल वापस दे दिया। तो एक बार इंफॉर्मेशन मिल गई अटैकर के पास तो वो सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा और फिर जो करना चाहेगा, कई बार व्यू करता है, कई बार डिलीट कर देता है, कई बार डैमेज कर देता है, कई बार देख लेता है। फिर लास्ट था पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग मैंने पहले ही बताया कि पीठ में चढ़ना, यानी कि इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक लॉगआउट सेशंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्क्रीन सेवर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऑथराइज्ड यूज़र सिस्टम में काम कर रहा है, चाय पीने गया, सिस्टम बंद नहीं हुआ। सिस्टम बंद नहीं हुआ तो दूसरा आदमी आया, बैठा, उसने इन्फॉर्मेशन ले ली। तो ये पिगी बैकिंग होती है। तो पिगी बैकिंग पर्टिकुलर 30 सेकंड या 1 मिनट अगर सिस्टम में बंदे ने काम करना बंद कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाना चाहिए, सेशन लॉग आउट हो जाना चाहिए। एक प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी हो, अगर मान लिया उतनी देर सिस्टम इनएक्टिव रहे तो आदमी को बाहर हो जाना चाहिए, सिस्टम को आदमी को बाहर कर देना चाहिए, लॉग आउट कर देना चाहिए। तो एक तो तरीका है, दूसरा ये है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्क्रीन सेवर, दो चीज़ें। तो ये था व्हाट यूज़र नोज, रिमेंबर्ड पासवर्ड्स, रिमेंबर्ड ऑथेंटिकेशन। रिमेंबर्ड ऑथेंटिकेशन की पावर्स कमी, रिमेंबर्ड ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड और पिन मेन थे। पासवर्ड और पिन के स्ट्रेंथ क्या होते हैं कि नहीं, वीकनेसेस क्या होते हैं और कैसे वो वीकनेसेस को दूर किया जा सकता है। और फिर उसके बाद हमने पहले जो मलिशियस अटैक्स पढ़े थे, उन मलिशियस अटैक्स में से कौन से अटैक्स रिमेंबर्ड पासवर्ड में यूज़ होते हैं, में किए जा सकते हैं, ये हमने पढ़ा। थैंक्स।